नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की गंगा नहीं बल्कि धोखाधड़ी के दलदल से बचने की पाठशाला में। मैं हूं आपकी होस्ट अदिति और आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं साइबर दुनिया के महानायक रोहित। धन्यवाद अदिति, आपने दलदल सही कहा, क्योंकि आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है डिजिटल अरेस्ट। ये शब्द सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपका वाईफाई कनेक्शन जब्त कर लिया हो, पर मामला उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। गंभीर तो है रोहित, लेकिन नाम इतना फैंसी है ना, डिजिटल अरेस्ट। लगता है जैसे आपको गिरफ्तार करके क्लाउड स्टोरेज में डाल दिया गया हो। पर सरल भाषा में ये होता क्या है? क्या ये सचमुच कोई कानूनी प्रक्रिया है या फिर ये शातिर स्कैमर्स एसोसिएशन का नया नाटक है? ये 100% नाटक है अदिति। देखिए, डिजिटल अरेस्ट कोई वास्तविक कानूनी प्रक्रिया नहीं है। ये असल में एक हाईटेक ब्लैकमेलिंग तकनीक है। इसमें ठग खुद को पुलिस, सीबीआई या यहाँ तक कि ईडी के अधिकारी बताते हैं और पीड़ित को वीडियो कॉल पर ये मनवाते हैं कि उन पर कोई गंभीर केस दर्ज हो गया है, जैसे कि सिम कार्ड फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब असली गिरफ्तारी से पहले की मानसिक टॉर्चर सेशन वाली तैयारी। और ये लोग वीडियो कॉल पर क्यों जोर देते हैं? क्या इन्हें डर होता है कि बिना वर्दी देखे हमें इनकी आवाज में गंभीरता नहीं दिखेगी? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वीडियो कॉल पर जोर देने का कारण सिर्फ दबाव बनाना है। वे अक्सर पीछे पुलिस स्टेशन का नकली बैकग्राउंड, फर्जी वर्दी और यहाँ तक कि नकली नेम प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा सेटअप इतना विश्वसनीय लगता है कि 45 साल का एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी डर जाता है। कमाल है, यानी ठगी के लिए बाकायदा प्रोडक्शन डिजाइनर और कॉस्ट्यूम डिजाइनर हायर किए जा रहे हैं। रोहित, जरा उस खतरनाक स्टेप के बारे में बताइए जिसे वो डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, जब पीड़ित को कहा जाता है आप हिल नहीं सकते, आप कैमरा बंद नहीं कर सकते। हाँ, ये उनका मास्टर स्ट्रोक है। वे विक्टिम को वीडियो कॉल पर ऑन कैमरा डिटेंशन में रखते हैं। उन्हें कहा जाता है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती उन्हें उसी जगह बैठना होगा, कैमरा बंद करने की इजाज़त नहीं है और किसी से बात नहीं कर सकते। ये रियल टाइम मनोवैज्ञानिक दबाव है। सोचिए, 24 घंटे आप डरे हुए हैं और आपको लग रहा है कि पुलिस आपको लाइव देख रही है। 24 घंटे वीडियो कॉल पर? ये तो मेरी शादी से भी ज्यादा बंधनकारी है। पर रोहित, असली पुलिस कभी भी ऐसा नहीं करती है ना? किसी को अरेस्ट करना है तो वो वारंट लेकर घर आते हैं, जूम मीटिंग थोड़ी करते हैं। बिल्कुल नहीं। भारतीय कानून में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। ये पहला और सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। लेकिन ठग इस डर का फायदा उठाते हैं कि कहीं परिवार को पता न चले या इज्जत खराब ना हो जाए। यानी पूरा खेल इज्जत का है। मुझे उस साइकोलॉजिकल प्रेशर वाली लिस्ट पर बात करनी है। कौन सी 3 बातें बोलकर वे लोगों को जमीन पर गिरा देते हैं? उनकी 3 सबसे बड़ी धमकी। पहली, हम तुम्हें जेल भेज देंगे और तुम्हारी जमानत नहीं होगी। दूसरी, हम तुम्हारे परिवार और ऑफिस में बताकर तुम्हें बदनाम कर देंगे। और तीसरी, जो सबसे ज्यादा असर करती है, हम तुम्हारा बैंक अकाउंट और आधार कार्ड फ्रीज करवा देंगे। फ्रीज करवा देंगे सुनते ही तो अच्छों की सांसें अटक जाती हैं, खासकर उन लोगों की जिनकी सारी बचत बैंक में है। और फिर एंट्री होती है कोऑपरेशन फी या सिक्योरिटी अमाउंट की। मतलब क्राइम ब्रांच को सीधे यूपीआई कर दो और छूट जाओ। एग्जैक्टली, यहीं पर ठगी शुरू होती है। वे कहते हैं, अगर आप सहयोग शुल्क के तौर पर 5 लाख रुपए अभी जमा कर दें तो हम आपका नाम केस से हटा देंगे। और ये पैसे भेजने का तरीका भी देखिए, या तो तुरंत यूपीआई या कभी कभी क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफर। क्रिप्टो वॉलेट? मतलब अब साइबर ठग भी इतने एडवांस हो गए हैं कि उन्हें डिजिटल करेंसी में पेमेंट चाहिए। शायद उन्हें डर है कि यूपीआई पेमेंट का कैशबैक ना कट जाए। हाँ, शायद। और वे ये भी कहते हैं कि ये सारी बातें बैंक सीक्रेसी के तहत गुप्त रखनी हैं। इसका मतलब है विक्टिम किसी से सलाह नहीं ले पाता और डर के मारे लाखों रुपए गवा देता है। हमारे देश में 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक के नुकसान के मामले सामने आए हैं। 50 लाख? ये तो एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी की कीमत है। और आपने एक सीनियर सिटीजन का केस बताया था जिन्हें 3 दिन तक वीडियो कॉल पर रखा गया। जी हाँ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हर जगह ऐसे मामले दर्ज हो रहे हैं। उस विशिष्ट मामले में बुजुर्ग व्यक्ति को घर से बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं थी और उनसे 20 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। ये दिखाता है कि ये शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक और आर्थिक रूप से कितना बड़ा हमला है। बहुत ही भयानक है। ये डिजिटल डिटेंशन इतना सफल क्यों हो रहा है? क्या इसलिए कि लोग अपनी इज्जत बचाने को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं बजाय इसके कि वे कॉल काट कर चेक करें कि सच में कोई वारंट आया है या नहीं? बिल्कुल, ये तत्काल कार्रवाई और गोपनीयता की मांग पर आधारित है। स्कैमर समय नहीं देता कि आप सोच सकें। वे कहते हैं अभी करो वरना जेल जाओगे, और इसी हड़बड़ी में लोग ठगे जाते हैं। तो अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट। डिजिटल अरेस्ट के इस वीडियो कारावास से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रोहित, हमारे श्रोताओं को 5 त्वरित नियम बताइए। नियम बहुत सरल है। नियम 1,
सीबीआई या पुलिस कभी भी वीडियो कॉल पर आपको अरेस्ट नहीं करती। अगर कोई वर्दी पहनकर वीडियो कॉल पर अरेस्ट बोले तो समझिए वो अमिताभ बच्चन की कोई पुरानी फिल्म देख रहा है। नियम 2। कोई भी कानूनी नोटिस व्हाट्सएप या सामान्य फ़ोन कॉल से नहीं भेजा जाता। अगर आपको कोई नोटिस भेजना है तो वो आपको ईमेल करेंगे या डाक से भेजेंगे, ना कि हाय मैं एसएचओ बोल रहा हूँ वाली स्टाइल में। नियम 3 जो सबसे कठिन है। अगर कोई डिजिटल अरेस्ट शब्द का इस्तेमाल करे तो तुरंत कॉल काट दें, 1 सेकंड भी बर्बाद ना करें। डरने की बजाय उस ठग का कनेक्शन काटें। और नियम 4 और 5 पैसे और डिटेल से संबंधित। नियम 4, किसी को भी किसी भी हालत में ओटीपी, बैंक डिटेल्स या किसी भी तरह की यूपीआई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री कार्यालय से ही क्यों ना कह रहा हो। नियम 5, अगर शक हो तो डरने के बजाय तुरंत 1930 पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराएं। 1930 ये नंबर अपने दिमाग में सेव कर लीजिए दोस्तों, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर सेव करते हैं। सही कहा अदिति। जागरूक रहिए। याद रखिए, आपकी जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा एंटीवायरस है। अगर डर के आगे ज्ञान है तो कोई भी डिजिटल अरेस्ट आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शानदार। तो दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट से डरिए नहीं, बल्कि ठगों की नकली वर्दी और खराब एक्टिंग पर हंसिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और डिजिटल खतरे को हंसी मजाक में उड़ाने के लिए। धन्यवाद रोहित। धन्यवाद अदिति। नमस्ते।